हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का टॉपिक न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। ऑब्वियस सी बात है, इन 1000 ईयर्स में बहुत सारे नए सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स आए होंगे, लेकिन हाउ डू दीज हेल्प हिस्टोरियंस इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि 1000 ईयर्स की हिस्ट्री पढ़ना इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। वाई? बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स इन दिस पीरियड। स्केल का मतलब कितने सारे और वैरायटी का मतलब कितने टाइप के। सो अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ चेंजेस हैपेंड ड्यूरिंग दीज 1000 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई एंड दैट टू इन डिफरेंट फील्ड। जैसे इरिगेशन की फील्ड में पर्शियन व्हील डेवलप हो गई, वीविंग की फील्ड में स्पिनिंग व्हील आ गई और कॉम्बैट्स में फायर आर्म्स यूज होने लगे। इसी तरह से नए लोगों के साथ और क्या आया? न्यू फूड एंड बेवरेजेस, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी, ये सब हमारे सब कॉन्टिनेंट में बाहर से आया था। सो एज न्यू पीपल बिगैन कमिंग टू आवर सब कॉन्टिनेंट, उनके साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज, फूड और नए आइडियाज़ भी आए। एंड दैट इज़ वाई वी कैन से कि 700 से 1700 AD का ये जो अप्रॉक्सीमेट 1000 ईयर्स है, दिस सॉ अ लॉट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। इन चेंजेस को हम 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं: अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, अ पीरियड ऑफ गेनिंग पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, अ पीरियड ऑफ चेंज इन हैबिटेट एंड अ पीरियड ऑफ सोशल चेंजेस। अगर आप देखें तो आप चारों को किसी एक फील्ड से रिलेट कर सकते हैं। अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी मतलब इकोनॉमिक चेंजेस। मोबिलिटी मतलब चलते फिरते रहना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। इस वजह से इंटरमिंगलिंग हुई पुराने और नए आइडियाज़ की। नए आइडियाज़ आए, नई टेक्नोलॉजीज आई, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे इन सर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। और क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, वेल्थ कमाने की बहुत ऑफर्स थे, बहुत पोटेंशियल था। So a lot of people came to our subcontinent from other continent. The second change which we discussed was political. तो ये एक ऐसा भी पीरियड था जिसमें बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस मिल रही थी, जैसे कि द राजपूत। ये जो वर्ड है राजपूत, ये आया है राजपुत्र से। राजपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ रूलर। राजा का जो पुत्र है, वहाँ से ये वर्ड डिराइव हुआ है, राजपूत। सो 8th से 14th सेंचुरी के बीच में ये वर्ड किसी भी क्षत्रिय वॉरियर्स के ग्रुप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता था। इट वॉज नॉट वेरी स्पेसिफिक। राजपूत वर्ड सिर्फ रूलर्स या चीफ्टैंस के लिए नहीं था, बल्कि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग किंगडम्स के सारे कमांडर्स थे, आर्मी पर्सन थे, सोल्जर्स थे, उन सब के लिए ये वर्ड यूज होता था, राजपूत। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चीफ्टन्स बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। So Rajput was a term which was generally used for क्षत्रिय warriors and there were certain points जो माना जाता था कि राजपूत्स फॉलो करते हैं, जैसे कि एक chivalric code of conduct. What is this? ऐसा behavior जिसमें वुमेन की रिस्पेक्ट करी जाती है, a very polite gentleman like behavior. ये भी माना जाता था कि राजपूत had extreme valor, वो बहुत ब्रेव थे, उनके अंदर बहुत करेज होता था एंड दे हैड अ सेंस ऑफ लॉयल्टी। वो जिसके साथ रहते थे उसको कभी धोखा नहीं देते थे। तो राजपूत के ऊपर बहुत सारी पोएम्स लिखी जाती थी और सारे पोएट्स यही सारी क्वालिटीज़ डिस्क्राइब करते थे इन अ राजपूत। राजपूत के अलावा और भी कई सारे ग्रुप्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाया पॉलिटिकली इन 1000 सालों के दौरान, जैसे मराठास महाराष्ट्र के एरिया के आसपास, पंजाब के आसपास के एरिया में सिख थे, नॉर्थ इंडिया में जाट थे, अहोम थे, कश्यप थे। ये एक कास्ट होती है जो स्क्राइब्स की होती है। नाउ वी हैव कम टू द थर्ड चेंज, अ पीरियड ऑफ चेंज इन हैबिटेट। इन 1000 सालों में एक और बहुत खास चीज़ हुई, दैट इज़ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। डेवलपमेंट हो रहा था, एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करना था, तो लैंड चाहिए थी। उसके लिए फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे थे एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करने के लिए। इस वजह से जो उन फॉरेस्ट में रहते थे वो लोग डिस्प्लेस हुए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा। अब उनको चेंज ऑफ हैबिटेट की वजह से विलेज में रहना पड़ रहा था। अब वो पेजेंट बन गए थे, वो लैंड टिल करते थे और फार्मिंग करते थे। नाउ वी कम टू दी
फोर्थ चेंज दैट इज सोशल चेंज। अब चूंकि फॉरेस्ट ड्वेलर्स पेजेंट बन गए थे, दे स्टार्टेड टिलिंग लैंड, दे नाउ बिगैन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल इन द सोसाइटी। सोसाइटी का जो एग्जिस्टिंग कल्चर था उससे अफेक्ट होने लग गए थे। ये जो पेजेंट्स थे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए रीजनल मार्केट से, जो चीफ थे उन जगहों के, उनसे जो प्रीस्ट थे, टेम्पल्स थे, मोनेस्ट्रीज थी, इन तमाम चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। दे बिकेम पार्ट ऑफ द लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। एग्जिस्टिंग सोसाइटी तो आपको मालूम है कितनी कॉम्प्लेक्स थी, उसमें कास्ट थी, उसमें डिविजन्स थे, वो भी इसी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का हिस्सा बन गए। उनको टैक्स देना पड़ता था, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करना पड़ता था उस एरिया के लोकल लॉर्ड को। अब ये पेजेंट्स जो पहले फॉरेस्ट ड्वेलर थे, जब ये फार्मिंग करने आए तो किसी को ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड मिला, किसी को कम प्रोडक्टिव लैंड मिला, कुछ कैटल को भी पालने लग गए, कुछ आर्टिजन्स बन गए, कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लग गए। सो बिकॉज सो मेनी डिफरेंसेस एमर्ज्ड, तो इनमें भी काफ़ी सारे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस आ गए। यहीं से अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आना शुरू हो गया। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा राइज हुई। समाज यानी सोसाइटी और भी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड हो गया, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। इससे जन्म हुआ एक नई चीज़ का, which is जातीज। Because society became more differentiated, people were now grouped into जातीज और सब कास्ट। जो लोग थे उनको अलग अलग जाति में ग्रुप कर दिया गया, अलग अलग जाति बना दी गई। जाति यानी कास्ट के भी अंदर सब कास्ट हो गए। इन जातियों को रैंक किया जाता था लोगों के बैकग्राउंड के हिसाब से और उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से। पहले 4 तरह के कास्ट थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये कास्ट थे ऑन द बिहाफ ऑफ ऑक्यूपेशन। लेकिन जब जाति सिस्टम या सब कास्ट सिस्टम आया तो ब्राह्मण्स में भी कई टाइप के ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय में भी कई टाइप के क्षत्रिय हो गए। इसी तरह से वैश्य और शूद्र में भी अलग अलग सब कास्ट बन गए। इन जातियों को रैंक किया जाता था कि ये जाति ऊपर है, ये जाति थोड़ा इनसे नीचे है, ये जाति इनसे और नीचे है। ये जो रैंक होती थी ये परमानेंटली फिक्स नहीं होती थी, ये वेरी करती थी। अगर आपके पास पावर, इन्फ्लुएंस और रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो आप ग्रेजुअली ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और उस जाति की पोजीशन सोसाइटी में चेंज हो जाएगी। सो दे कुड चेंज ऑन द बेसिस ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ जाति। ऐसा भी नहीं है कि एक एरिया में जाति का जो स्टेटस है पूरे इंडिया में उस जाति का वही स्टेटस होगा। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड डिफर फ्रॉम एरिया टू एरिया। कहीं पे हो सकता है वो कम पावरफुल हो, कहीं पे हो सकता है वो ज़्यादा पावरफुल हो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जातीज अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाते थे कि उनकी जाति का कोई भी मेंबर मिसबिहेव ना करे, गलत काम ना करे। सो जातीज मेड देयर ओन रूल्स, और इन रूल्स को इन्फोर्स कौन करता था? These rules were enforced by an assembly of elders। जो उस जाति के बड़े बूढ़े लोग थे, they used to enforce these rules। काफ़ी एरियाज में ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों को जाति पंचायत कहा जाता था। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। ऐसा नहीं है कि जाति के अलग रूल्स हैं सो दे कैन जस्ट फॉलो देयर ओन रूल्स। जाति इज स्टिल पार्ट ऑफ अ विलेज। वो एक विलेज में रहते हैं और उनको विलेज के रूल्स भी फॉलो करने होते थे। और विलेजेस को कौन रूल करते थे? चीफटेंस, एंड दे वर इन चार्ज ऑफ सेवरल विलेजेस। जाति और विलेजेस आपस में मिल के दे फॉर्म्ड ओनली अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ द इंटायर स्टेट। किंग का जो भी स्टेट होता था, जो भी एम्पायर होता था, उसका एक छोटा सा ही हिस्सा होता था विलेज और जाति। ऐसी कई सारी यूनिट मिलके एक स्टेट बनाती थी। This topic ends here. Thank you.